हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू इंडियन पॉलिटी इन 30 डेज। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा है। प्यार से आप लोग मुझे राणा सर कहते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। 8 चैप्टर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हैं। तो 8 चैप्टर में हमने बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, जिसमें हम आर्टिकल 28 तक की बात कर चुके हैं। आर्टिकल 12 से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, 28 तक हम 2 लेक्चर्स में जा चुके हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है बेटा, जिसमें हम 29 से 35 तक के फंडामेंटल राइट करके एफआर का पूरा लेक्चर आज हम खत्म कर लेंगे। फंडामेंटल राइट मैंने पहले बोला बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट फोर्थ की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 29 से 35, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। 29 आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। वर्ड लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, प्रोवाइडेड दैट any section residing in the any part of India having distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same। इन्होंने कहा है कि कोई भी हमारे राज्य में, देश में रहने वाला बंदा कहीं रह रहा हो, उसमें अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट करना है तो उसे कर सकता है, और इसके लिए किसी भी सिटीजन को आप डिनायल नहीं दे सकते। Further, no citizen shall be denied admitting into an educational institution maintained by the state or receiving aid out of states। ग्राउंड फंड आप किसी की लैंग्वेज, कास्ट के चक्कर में रोक नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट्स। पहला प्रोविजन जो है राइट प्रोटेक्ट करता है। सेकंड जो है वो सिटीजन को इंडिविजुअल की जगह कम्युनिटी को ही राइट देता है कि ये जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके पास ये सारे राइट्स हैं कि वो इसे कर पाए। देखिए, मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, आप इस लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए भोजपुरी आप बोलते हैं, भोजपुरी आपकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, और जब आप बोलते हैं तो एक इंग्लिश वाला इसको हंसे और कहे यार आपको तो बहुत गंदी भाषा आती है, आपको ही नहीं बोलनी चाहिए। जैसे अगर आप बिहार वगैरह के लोकसभा के स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की बात करें, तो वहां पर वो एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज में यही बोलते हैं। तो वहां पे अब ये थोड़ी ना कि आप आर्ग्यूमेंट करोगे आप बहुत गंदा बोले, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो उन माइनॉरिटीज का ग्रुप है तो वो करेंगे। 1929 ग्रांट्स प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन देता है किस किस को? रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हाल दो सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज ओनली की बात यहाँ पर नहीं की है, माइनॉरिटीज को डिफाइन इन्होंने नहीं किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये एज्यूम किया जा सकता है कि सारे सेक्शन ऑफ सिटीजन, जो वर्ड है सेक्शन ऑफ सिटीजन, इसमें हम सबको जोड़ सकते हैं। मेजोरिटी में भी अगर किसी की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या स्क्रिप्ट है तो उसको भी प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इसमें माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटीज सबको हम ऐड करके चलेंगे, ये चीज पहले में लिखिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राइट दिया है कि आप अपनी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्पीच और प्रोमिसेस अगर उसके बिहाफ पे बनाए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी खोने वाली स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को, है ना, और आइडियोलॉजी को और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्राइम नहीं है और करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 ये कहता है कि आप इसके लिए प्रमोशन कर सकते हो, स्पीच पे, पॉलिटिकल रैलीज में आप इन चीजों को स्ट्रेटली सामने ला सकते हो। आर्टिकल 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ग्रांट करता है, आर्टिकल 30 बोलता है माइनॉरिटीज जो हैं वो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कोई भी उन सारी माइनॉरिटीज के पास अधिकार है कि वो एडमिनिस्टर कर सकें और इस्टेब्लिश कर सके एक इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का। ठीक है, उनको एक कंपेंसेशन दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट फिक्स करेगा कंपलसरी प्रॉपर्टी के लिए, जो भी इनकी प्रॉपर्टी है उसके लिए, कि माइनॉरिटीज का कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको आप ले सकते हैं, बट उसको लेने के लिए कंपनसेशन कंपलसरी जो फिक्स होगा। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटने के बाद ये स्टेट अगर चाहे तो कंपनसेशन दे, स्टेट ना चाहे तो ना दे। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दो तो इनके लिए एक्ट डाला गया कि भाई आपकी अगर प्रॉपर्टी कोई छीनेगा तो आपको नेक्स्ट किसी अलग स्पेस में आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसकी श्योरिटी दी है। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी अपने फंडामेंटल राइट से हटाया तो हमने ये चीज यहाँ पर ऐड कर दी। एड दी जाएगी, एड देते समय स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बेटा कि स्टेट के बाद अपने पर्टिकुलर राइट्स हैं और स्टेट अगर चाहे तो एड दे सकता है। तो जब एड देगा तो ये नहीं कहेगा इनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है इनको हम एड नहीं देंगे, उनको सबको एड देनी है। Thus the protection of Article 30 confirm only to minorities। अब Article 30 जो है बेटा उसमें सिर्फ minorities की बात की गई।
ठीक है, 29 में सिटीजन्स की बात की गई थी। आर्टिकल 30 और क्या इंक्लूड करता है? इंस्टीट्यूशन जिन्हें स्टेट का रिकॉग्निशन प्राप्त है और सहायता भी लेते हैं, जिनको रिकॉग्निशन है पर सहायता नहीं लेते, तीसरे ना रिकॉग्निशन लेते ना सहायता लेते हैं। तो ये तीनों तरीके के अधिकार यहाँ जोड़े जाते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है कि इंस्टीट्यूशंस में जो पहले और सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, इनके एकेडमिक स्टैंडर्ड, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, टीचिंग, इन सबको कंट्रोल किया जाएगा और इनके लिए लॉज बनाए जाएंगे, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सारे लॉज इनके लिए होंगे जिस पर्टिकुलर लॉज के अकॉर्डिंग ये लोग काम करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पहले से एडेड हैं, इनको भी ये फॉलो करेंगे कि हम अपने रेगुलेशंस को देखें। देखिए, जब स्टेट किसी चीज को कंट्रोल करेगा तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा कि भाई किसको हायर करोगे, क्या डिसिप्लिन होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। बट जो नहीं फॉलो करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आर्टिकल 30 आपको राइट्स भी देता है, सब कुछ करता है, बट उसके बाद कुछ इश्यूज देता है। 31 हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले आइए आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 आपके लिए क्या करता है? अगर आप इसको ध्यान से समझें तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी राइट्स जो आपके हैं, जो आपको मिलने चाहिए, जो आपका पार्ट एंड पार्शल होना चाहिए, क्या वो आपको मिला है कि नहीं मिला? मान लीजिए आपको फंडामेंटल राइट दे दी गई, पर इन फंडामेंटल राइट को रेगुलेट कराने के लिए आपको कोई पावर ना दी जाए, तब आपको हम सपने दिखाएं, आपको हम, चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम आपको हम जीनी देते हैं, एक बोतल दे दें, बोतल से जीनी भी निकालने को दे दें, और वहां से क्या जीनी निकलेगा तो आप इससे कोई विश नहीं मांग सकते। तो भाई ऐसे जीनी का हम क्या करेंगे जिससे हम कोई विश नहीं मांग सकते? हम कहेंगे भैया अपने जीनी को अपने पास रखो, हमारा क्या काम है? उल्टा आपको जीनी का भी रहना खाना देखना पड़ेगा, तो वो काम तो हो नहीं सकता। तो आर्टिकल 32 हमें ये श्योर करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें फॉलो की जाएंगी, वो राइट रेगुलेशन और राइट डायरेक्शन में फॉलो की जाए। और अगर वो फॉलो नहीं होती तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का अधिकार हो, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को फॉलो कराने का मौका पाएं। तो आर्टिकल 32 आपको राइट देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इन चीजों को फॉलो कराने के लिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट का सहायता के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आप फॉलो करें, पार्लियामेंट आपसे कभी भी छीन ना ले। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 32 को डाला हुआ है, ये रिट देती है, ये रिट के अधिकार देती है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस लिखे। पहला लिखा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को फॉलो नहीं कराता या फंडामेंटल राइट में आपको कोई भी इशू दिखता है, तो इन फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कराने के लिए आप कोर्ट तक जा सकते हैं। आपको इन चीजों के लिए कोई भी नहीं रोकेगा। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आपको रोका जा सकता है, तो फंडामेंटल राइट को फॉलो कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इसकी आपके पास पावर है। इसके बाद राइट है हमारे पास 5 हर्बस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरी एंड क्यू वारंटो को आशू करने के लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इम्पावर करता है किसी भी पार्लियामेंट को, इम्पावरमेंट मिली है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को छोड़कर वो किसी को भी रिट दे सकते हैं। बट अभी तक इसको हमने यूज नहीं किया, अभी भी रिट का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है। हमारे पास राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सके, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास चीजें, है ना, रिमूव होती हैं या हमारी ब्रेक की जाती हैं, तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि साहब ये चीजें इन्होंने कर दी हैं, ये इन्हें करना नहीं चाहिए था पर इन्होंने कर दिया है, तो ये चीज हमारे लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, प्लीज इसको देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए, गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, 32 के थ्रू आपको देगा और इसको आपको हमेशा अपने पास रखना है। आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट है, तो इसको फंडामेंटल राइट को लेने से आपको कोई नहीं मना कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है, सेम अधिकार 226 में हाई कोर्ट को दिए गए हैं। बस सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सिर्फ फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर सकती है, हाई कोर्ट इन्हें अदर डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। टाइप्स ऑफ रिट की बात करेंगे, हर्बस कॉर्पस मैंडेमस, हर्बस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरी एंड क्यू वारंटो आपको यहाँ ऐड करके दी जाती है। ये तीन है, ये 5 राइट्स हैं जो हमारे पास हैं, इन 5 रिट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास और भी है कि वो, ठीक है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को भी राइट देता है कि वो भी रेट फॉलो करा सके। अब सुप्रीम कोर्ट में जो रेट है और हाई कोर्ट में, उसमें डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के रेट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है, हाई कोर्ट इन रेट को अदर जगह पे भी यूज कर सकती है, तो लिमिटेशन है।
हाई कोर्ट के पास लिमिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी चीज इशू करेगी सुप्रीम कोर्ट, एज ऑफ वैसे वर्ल्ड की कोर्ट है, इंडिया की कोर्ट है, तो इंडिया में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट आती है उन सबके लिए आदेश होगा, बट अगर हाई कोर्ट करेगा तो वो सबके लिए नहीं होगा। इसके बाद रेमेडी आर्टिकल 32 के अंदर दी गई है, तो वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट को एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकती। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में कोई जाता है तो ये रेमेडी है नहीं, कोई फंडामेंटल राइट तो इनका है नहीं आर्टिकल 32 के तहत, तो अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस रिट को फॉलो करने से मना कर सकती है, इस पे कोई मैंडेशन नहीं डालेगा। अब आते हैं अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स पे कौन कौन से हैं। तो आपका पहला जो है वो बेटा हैर्बस कॉर्पस है। हैर्बस कॉर्पस की अगर हम बात करें, ये कहाँ कौन से वर्ड से निकला है, आइए इसको देख लेते हैं। तो बेटा हैर्बस कॉर्पस की जो हम बात करते हैं, हैर्बस कॉर्पस जो है हमारा, कॉर्पस मतलब होता है बॉडी, और बॉडी को प्रेजेंट करना, एक सिंपल सी चीज समझिए। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए किसी को किसी ने गिरफ्तार कर लिया, मान लीजिए जैसे पुलिस ने भी किसी को डिटेन कर लिया, ठीक है, पुलिस लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई ये बंदा है कहाँ, इसको सात शरीर हमारे पास पेश तो करो, हमें ये तो पता चले बंदा सही है कि नहीं, इसे इलीगली तो आपने डिटेन नहीं करा, इससे हम बातचीत तो करें, तो डिटेन किया गया है नहीं इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इसको जब किया जाएगा तो ऐसे ही किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डिटेंशन इज लॉफुल, अगर जेन्युइनली एक पूरा केस चल रहा है उसके बाद आपको जेल में डाला है तो फिर भैया आपको बार बार नहीं ला सकते। अगर आपने कंटेम्प्ट किया है लेजिस्लेशन और कोर्ट का, भाई जहां पे जा रहे हैं उसी को आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो भी नहीं। डिटेंशन अगर कोर्ट ने दिया है तो आप नहीं करोगे, है ना। अगर डिटेंशन उस जुरिडिक्शन के बाहर है, अगर हेल्पस कॉर्पस आप मांग रहे हैं बट वो पर्टिकुलर पर्सन उसका आपको राइट नहीं दे सकता, तो हेल्पस कॉर्पस नहीं लगेगा। हेल्पस कॉर्पस का सिर्फ मतलब आपको एक ऑर्डर दिया जाएगा जिसमें उस पर्सन को आपके सामने लाना पड़ेगा, इसमें उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर इस चीज को फॉलो करा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। मैंडेमस क्या होता है, वी कमांड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप किसी भी, ठीक है, मैंडेमस दे सकते हैं पब्लिक ऑर्डर अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, पब्लिक ऑफिसर्स को, कि आपने ये काम नहीं किया इसको आप पूरा करिए, और उसके लिए आदेश दिया जा सकता है कि आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ए पर्सन ने कोई काम किया किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उस काम को होने के बाद उनको फंड्स रिलीज नहीं किए, तो मैंडेमस दिया जाता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इनको आदेश देती है कि आप इनका ड्यू पैसा दे दीजिए। अब रेट कहाँ कहाँ नहीं लगेगी भाई, कोई प्राइवेट पर्सन ने तो नहीं लगेगी, डिपार्टमेंट है जहाँ पे सब्सिडियरी फोर्सेस काम करती हैं वहां नहीं लगेगी, ठीक है, जहाँ पर ये है यहाँ नहीं लगेगा। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन मैंडेटरी ड्यूटी है तो नहीं लगेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल है ऑब्लिगेशन है तो नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट नहीं लगेगा, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी जुडिशियल कैपेसिटी के अगर अगेंस्ट है तो नहीं लगेगा। प्रोहिबिशन और सर्टेरी एक साथ आप देख लीजिए, प्रोहिबिशन और सर्टेरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोहिबिशन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रोहिबिशन जो है ये आपका तब लगता है जब आपका कोई केस वहां पर गया है, ठीक है, और अभी उस पे डिसीजन नहीं आया है, तो वो उसे प्रोहिबिट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया आप इसको वापस दे दीजिए, आपका भी डिसीजन नहीं हुआ है, तो उस ट्रिब्यूनल से उस चीज को छीन लिया जाता है। तो यहाँ पर डिसीजन देने से पहले ही अंडर ट्रायल ही चीजों को प्रोहिबिट कर दिया जाता है। सर्टेरी तब लगता है जब ट्रिब्यूनल ऑलरेडी कोई केस दे चुकी है, उस केस पे पूरा मुकदमा हो चुका है और वो सारी चीजें कर चुकी है, तो सर्टरी लगाई जाती है और उस केस को उठाया जाता है और उस केस के बाद फिर सुनवाई करके उसे बदलने की कोशिश होती है। प्रोहिबिशन प्रोहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। सर्टरी में पहले से ट्रिब्यूनल ने पेंडिंग केस ट्रांसफर किए थे और उसको ऑर्डर दे दिया है, तो उसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है। क्यों वारंटो मतलब बाय वॉट अथॉरिटी। बड़े इजी है, इनमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस वर्ड्स बड़े भारी भरकम लिख दिए गए, तो अब उनको फॉलो मत किए। क्यू वारंटो आपसे क्या बोलता है बेटा, क्यू वारंटो आपसे बोलता है कि भैया व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी के साथ ये काम किया है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक ऑफिसर है वो रिटायर हो चुका है और उसके बाद भी वो किसी को लीगल लॉ एंड ऑर्डर के एक सिग्नेटरी देता है कि जाओ तुम जाके इस केस को ले लो, जाके उसको गिरफ्तार कर लो। मान लो डीजीपी रिटायर हो गए, उसने नेक्स्ट डे आके एक साइन मारा कि इसको अरेस्ट कर लो, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वो क्यों वारंटी देंगे कि आपके पास अब कौन सी अथॉरिटी है, महाराज आपकी अथॉरिटी जा चुकी है, तो प्लीज आप ऐसी एक्टिविटीज अब ना करिए, तो उनको वहां मना कर दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 33 की बात करते हैं, आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स की बात है। यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेज है बेटा उनके बारे में है, ठीक है, अगर उनको भी आप फंडामेंटल राइट दे दे, राइट टू लाइफ एंड ऑल दे दें,
तो यार वो बैटल क्यों करेंगे, वॉर में क्यों जाएंगे, लड़ाई क्यों करेंगे, देश के लिए दिन रात क्यों जागेंगे। तो इनके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहते हैं और इनके लिए जो भी लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट लॉज बनाती है उन लॉज को इनको हम्बली फॉलो करना पड़ता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। और जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं अपनी आर्म्स के लिए, मतलब अपने आर्म्स अपनी बाजुओं के लिए, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्स उनकी आर्म्स की तरह काम करती है, इसलिए उन्हें आर्म फोर्स बोलते हैं। तो अपनी आर्म फोर्स के लिए उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना उन्हें कोर्ट में कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 33 बोलता है। अब अगला जो आर्टिकल आएगा उससे पहले आप समझ लीजिए मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर है। मार्शल लॉ जो बेटा एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगता है, इमरजेंसी पूरी कंट्री में लगती है। इसमें सारे लॉ एंड ऑर्डर सस्पेंड रहते हैं, इसमें ऑर्डिनरी लॉज और गवर्नमेंट चीजें चलती रहती हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए लगता है जब कहीं ब्रेक हो जाता है, ये तब लगता है जब वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन होता है तब लगता है। ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे कंट्री के लगाया जा सकता है, ये भी कंट्री के किसी पार्ट या पूरे पे लगाया जा सकता है। इसका कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसका है। तो भाई मार्शल लॉ से ज्यादा अच्छा इमरजेंसी है। और आज भी हमारे यहाँ कई जगह मार्शल लॉ लगता है, इसको हिंदी में कर्फ्यू भी बोलते हैं, तो कर्फ्यू कहीं पे भी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 प्रोवाइड कराता है फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होगा कब, जब पार्लियामेंट अगर चाहे तो रिस्टोरेशन के लिए मार्शल लॉ को फोर्स करती है तब। ठीक है, इसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाएगी इमरजेंसी और इसमें मार्शल लॉ के टाइम पे उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसने इमरजेंसी में बनाया है। ठीक है, सर्टेन राइट है आर्टिकल 35 इनको ये भी राइट देती है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो स्पेसिफिक है, सर्टेन सिचुएशन पे रहते हैं। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इसकी कोई पावर की बात करेंगे तो पार्लियामेंट के पास सिर्फ इसकी पावर है आर्टिकल 35 के तहत कि वो फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करा पाए, उनको चेंज कर पाए, यूनिफॉर्मिटी देने के चक्कर में इनको पनिश करने और सबका जो राइट है वो इन्हीं के पास है। तो पार्लियामेंट को छोड़ के और कोई इस काम को नहीं कर सकती। पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, उन सब चीजों को देखेगी और उसे हर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी आएगा अगर कुछ चीजें जैसे स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है तो उनके बारे में डिस्कस करेगी। बाकी जब फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट में सारी की सारी पावर पार्लियामेंट को दी है, क्योंकि पार्लियामेंट ही देश को चलाती है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी चीज करता है। अब आते हैं आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा दिया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया बहुत बाद में गया, पर आर्टिकल 31 में बहुत सारी चीजें राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19(1)(f) क्या है, वो ये कहता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी रिक्वायर करने का, रखने का सारा अधिकार है। तो जाहिर सी बात है किसी को भी प्रॉपर्टी से तो रिक्वायर हटाया जा नहीं सकता। तो पब्लिक पर्पस के लिए अगर लेना है तो, या आपको पेमेंट का कंपनसेशन दे दिया जाए ओनर को, तो इन दो तरीके से आपसे लिया जा सकता है। तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से मोस्ट कंट्रोवर्शियल रहा है राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, पार्ट 1, 4, 7, 25, 38, 39, फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ। तो इसमें 31A, B, C ये जोड़ा गया। इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं, इससे डिटेल में अभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते तो मैं इतनी डिटेल में इसमें नहीं जाना। फिर भी लेजिस्लेशन जो है ऑब्लिगेशन का है, इसमें कंपनसेशन दिया जाता है प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी आपसे छीन ली जाती है। तो यही लॉजिक आज तक इसमें चलता रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी को बेटा 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने हटा दिया। सबसे बड़ी चीज ये कि 44th अमेंडमेंट से इसको हमने हटा दिया। और 19(1)(f) जो है इसको रिपेल नहीं करता। फंडामेंटल राइट जो 19(1)(f) है ये कहता था कि हम कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद भी इसको हमने हटा दिया और राइट टू प्रॉपर्टी आज क्या है, एक लीगल राइट है। मतलब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल राइट तो है पर अब फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब अगर अब गलती से आपकी कोई राइट टू प्रॉपर्टी है और आपकी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, पर पहले हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकते, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए अब ये फंडामेंटल राइट में नहीं जुड़ता। तो राइट टू प्रॉपर्टी 31 जो है इसको हटा दिया गया। और इसके बाद जाहिर सी बात है कई सारी चीजें हैं, इसको जब हटाया गया है तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। पर इसके लिए आज की डेट में क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकते, पर हाई कोर्ट आप जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। तो अब इसकी कोई गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। क्रिटिसिज्म में क्या है, बहुत सारी लिमिटेशन है हमारे पास। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हमारे पास नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स हैं। क्लियरिटी नहीं है, परमानेंट नहीं है, कभी भी इसको रेमेडी के थ्रू सस्पेंड किया जाता है, डिटेंशन से हमें प्रिवेंट नहीं करते। तो प्रिवेंशन डिटेंशन है, वो सारी चीजें जो फंडामेंटल राइट में जोड़ी गई हैं वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। तो राइट ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट यहीं पर हैं, और भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारे पास हैं, नॉन फंडामेंटल है पर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे टैक्स कोई भी अथॉरिटी जो कलेक्ट करती है
उसको छोड़कर और कोई किसी पे टैक्स नहीं लगा सकता। किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर का जो है वो 18 साल से ऊपर का बंदा ही दे सकता है। तो ये सारे भी हमारे एक राइट्स हैं जो यहाँ पर पड़े हैं, तो इनको भी देखा जाता है ना। 18+ जो होगा वही देगा। तो फंडामेंटल राइट्स में इतना ही है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप जरूर बताइएगा। अगर आपको डिसलाइक करना है तो डिसलाइक जरूर करिए, मुझे जरूर बताइएगा आपने डिसलाइक क्यों किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।